चलो आज का मेन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सितंबर 24 में एग्जाम में आया था, 15 मार्क्स। देखो, मिस्टर शिवम एक रिटेल ट्रेडर है कोचिन में। हमें उनका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। ये हमें एक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट अकाउंट्स वाला दे रखा है। उसके नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इट वाज फाउंड दैट सम स्टॉक वाज omitted टू बी इंक्लूडेड। कुछ ऐसा स्टॉक है जो कि ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड करना भूल गए और कुछ क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना भूल गए। Salary include 10,000 paid to his brother, which is unreasonable to the extent of 2,000. कौन सा सेक्शन दिमाग में आ रहा है? 48(2). Whole amount of printing and stationery was paid in cash by way of one-time payment to Mr. Ramesh. ऊपर जो भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर है, कहते हैं एक ही पर्सन को पे किया, एक ही दिन में पे किया और कैश में पे किया। अगर वो 10,000 से ज्यादा का होगा हम उसे डिसअलाउ करेंगे। डेप्रिसिएशन इन द पीएनएल इज 1,05,000। कहते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकाली है हमने डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस हमें बता रखा है, नया प्लांट खरीदा है और 2 प्लांट्स हमने सेल किए। हम लोग इसका वर्किंग नोट बना के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। रेंट एंड रेट्स में कहते हैं जीएसटी लाइबिलिटी है जो कि पे कब की है 7 अप्रैल 25। बताओ कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा पहले तो। ऊपर कोई एक्सपेंडिचर आ रहा है रेंट एंड रेट्स, उसमें एक जीएसटी की लाइबिलिटी है जो कि अप्रैल में पे हुई है। सेक्शन बताओ कौन सा अप्लाई है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 43B फाइटर सेक्शन कहता है कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगे। उसमें टी वर्ड का मतलब क्या है? टैक्सेस। टैक्सेस ड्यू बेसिस पे अलाउड ही नहीं है, वो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। तो अभी अलाउड है कि डिसअलाउड? अलाउड। पर उसमें पेमेंट की डेट 31 मार्च नहीं है, उसमें पेमेंट की डेट क्या है? रिटर्न भरने से पहले पहले दिन। तो अभी मैंने क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? मिस्टर शिवम की। एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने आईटीआर कब तक फाइल करनी है? जुलाई तक। उसने तो अप्रैल में ही पेमेंट कर दी, तो ये 43B का वर्किंग नोट तो डालना पड़ेगा, अदरवाइज बस कोई इम्पैक्ट नहीं इसका। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस में 2,000 रुपीज की डोनेशन की है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को। अलाउड के डिसअलाउड? चैरिटी अलाउड है कि नहीं? सिंपल, चैरिटी और सीएसआर पर्सनल एक्सपेंस। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। लिखो अपनी बुक में पेज पे बड़ा, चैरिटी एंड सीएसआर। चैरिटी एंड सीएसआर ड्रॉइंग्स है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम है कि मैंने अपनी इनकम यूज कहां पे की। जस्ट लाइक इनकम टैक्स, ये मैं जानबूझ के लिख रही हूँ कि इससे आपको ये भी याद रहे कि इनकम टैक्स पे क्यों अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। मेरे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मैंने अपने प्रॉफिट को कहां पे यूज किया। बट मान लो मैं आपको ये नाम ही बताऊं, तब भी ये सेक्शन 37 में किस अलाउड है? एक्सपेंडिचर पर्सनल नहीं होना चाहिए। ड्राइंग तो मेरा पर्सनल पर्पस है ना, बिजनेस का खर्चा तो नहीं है ड्राइंग डोनेशन। कहते हैं रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें हमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रॉफिट एंड गेन एज पर रेगुलर प्रोविजंस एज्यूमिंग ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स regime। मतलब मुझे ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। Assume that the whole of the amount of turnover received by account pay check। कहते हैं ये मान के चलो जो सारे पैसे हैं वो कैसे आए हैं? अकाउंट पे चेक से आए। 44AD को जब भी याद करेंगे दो वर्ड्स बोलेंगे, 2 करोड़ और 10 करोड़, है ना? 2 करोड़ तक तो सब लोग ही 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर 95% सॉरी 2 करोड़ और 3 करोड़, 44AD के लिए 2 करोड़ और 3 करोड़ है, 44AB के लिए 1 करोड़ और 10 करोड़। तो 2 करोड़ तक तो सब लोग 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर 95% सिर्फ रिसीट देखनी है, पेमेंट देखनी नहीं, 95% रिसीट बैंक में है, तो वो लोग भी 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको सेल आपको 3C है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेपर का पहले क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तो हम हमेशा पहले सेंटर में लिखेंगे आंसर नंबर इन द बुक्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर शिव फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26 under regular provisions. ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मुझे जब ये शीट बनानी है, एक तो उन्होंने मुझे सिर्फ प्रॉफिट एंड गेन पूछा है, तो मुझे सिर्फ पीजीवीपी के रूल्स अप्लाई करने हैं। अगर मुझे टोटल इनकम पूछते तो मुझे पीजीवीपी के लिए अलग पार्ट बनाना पड़ता, बाकी हेड्स की इनकम के लिए अलग। अब ये सिर्फ पीजीवीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड गेन एज पर सेक्शन 44A as per income tax act and assessing